अब हम पढ़ेंगे अपनी अगली पुस्तक जो कि ग्राम संगठन की 12वीं पुस्तक है, प्रमिश्री नोट पुस्तक। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये एक प्रकार का शपथ पत्र है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ग्राम संगठन से समूह ऋण लेते समय ग्राम संगठन को ऋण की समय से वापसी की शपथ लिखकर कर देने वाले पत्र को प्रमिश्री नोट पुस्तक कहते हैं। यानी कि ग्राम संगठन से जब भी समूह लोन लेता है तो एक शपथ लिख कर देता है कि मैंने इतना पैसा लिया है और इतनी किस्तों में समय से उसकी अदायगी इतने समय में कर दूंगा। इसी प्रकार इसका लाभ है कि ग्राम संगठन के पास एसएचजी को दिए गए ऋण का सबूत रहता है। ये एक प्रकार का सिंपल सा प्रपत्र होता है और जिसकी पुस्तक कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें ये शपथ लिख कर देता है पूरी की कि कितने समय के लिए वो लोन ले रहा है, कितनी राशि ले रहा है और कितने समय में अदायगी करेगा। और ये अंदर से एक सिंपल एक फॉर्म की तरह होता है जिसको केवल भरा जाता है और ऋण लेते समय ग्राम संगठन के समूह के सभी सदस्य इसके ऊपर क्रमानुसार अपना नाम लिखकर साइन करते हैं और पदाधिकारी भी रेवेन्यू टिकट लगाकर इस पर अपने साइन कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं हम इसके अभ्यास की तरफ। अब हम इस प्रमिश्री नोट पुस्तक का अभ्यास करते हैं। इसमें सबसे पहले जो मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा एक प्रपत्र है और इसमें जो खाली कॉलम दिए केवल उसको भरना होता है। अब उसको हम भरते कैसे वो देखिए। सबसे ऊपर हमें ग्राम संगठन का नाम लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद गांव का नाम, संकुल, विकासखंड निवाई, जिला हमारा होगा टोंक और राज्य राजस्थान। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ एक कॉलम खाली है और इसके आगे लिखा स्वयं सहायता समूह। इसका मतलब यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का नाम आएगा। मान लेते हैं जय दुर्गा समूह है तो जय दुर्गा आ गया। जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह, गांव बरथल। ठीक है ना, ये ध्यान रखते रहना। ये खाली कॉलम हम भर रहे हैं इस वक्त। बरथल हमारे समूह में सदस्य की जरूरत को पूरा करने के लिए और आजीविका बढ़ाने के लिए एमसीपी यानी कि सूक्ष्म ऋण योजना बनाई गई है, जिसको हम शॉर्टकट में एमसीपी बोलते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाया है। इस माइक्रो क्रेडिट प्लान ऋण को फिर यहाँ पर दोबारा फिर ग्राम संगठन का नाम आएगा। ऋण को उजाला ग्राम संगठन बरथल के माध्यम से हमारे समूह को रुपए, अब यहाँ पे हम पैसे भरेंगे, कितने पैसे इस समूह को उधार दिए जा रहे हैं तो रुपए 50,000, 50, 20 जो भी दिया है, यही पैसे हम यहाँ आगे अक्षरों में भी लिखेंगे। 50,000 रुपए मात्र। कौन सी तारीख को मंजूर किया वो तारीख हमें इस जगह लिखनी पड़ेगी। 1/1/19 को मंजूर किया। इस सूक्ष्म ऋण योजना ऋण को हम जितनी भी ये किस्तें ये समूह तय करता है कि हम कितनी किस्तों में इस पैसे को वापस करेंगे, वो किस्तें हमें यहाँ भरनी है। मान लो ये समूह तय करता है कि हम इस पैसे को हम 25 मासिक किस्तों में वापस करेंगे तो हमें यहाँ 25 लिख देना। 25 मासिक किस्तों में 1% ब्याज के साथ हर माह मांग के अनुसार ग्राम संगठन को वापस करने का वादा करते हैं। अगर हम मांग के अनुसार ऋण वापस ना करें तो ग्राम संगठन द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार दंड जमा कराने तथा वियो द्वारा लिए गए निर्णय को मानने हेतु सहमत है। इसके बाद यही प्रमिश्री नोट हमारे स्वयं सहायता समूह के सारे सदस्यों से अधिकृत होकर इस प्रमिश्री नोट को लिखकर हम ग्राम संगठन को
प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा शपथ पूरे ग्राम संगठन के सभी सदस्यों की सहमति से लिखकर फिर ग्राम संगठन को दिया जाता है। और उसके बाद समूह के जो प्रथम पदाधिकारी यानी कि अध्यक्ष होता है, ये जो रेवेन्यू लिखा है यहाँ पे रेवेन्यू टिकट लगाने के बाद इसके ऊपर वो हस्ताक्षर करता है। दूसरी रेवेन्यू टिकट यहाँ लगाई जाती है, फिर इसके ऊपर रेवेन्यू टिकट लगाने के बाद सचिव अपने हस्ताक्षर कर देगा। और जो ये बीच का हमारा स्पेस बचा है यहाँ पर भी समूह की मोहर लगाकर पदाधिकारी दोनों अपने साइन करेंगे। और नीचे जो ये समूह पैसा ले रहा है, इस समूह के सभी सदस्यों के कर्मानुसार नाम यानी कि पदाधिकारियों सहित, ये नहीं कि पदाधिकारियों ने अपने हस्ताक्षर यहाँ कर दिए, उनके हस्ताक्षर यहाँ हो गए तो वो यहाँ नाम नहीं हो, यहाँ पर भी उनके नाम लिखने, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और बाकी के सदस्यों के नाम कर्मानुसार लिखकर नाम के आगे सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। और इस प्रकार से ये पूरा प्रपत्र भरा जाएगा और भरने के बाद ग्राम संगठन को सुपुर्द करना है, यानी कि उनको प्रस्तुत करना है। उसी के पश्चात ग्राम संगठन ऋण देगा। अब हम पढ़ेंगे ग्राम संगठन की अगली पुस्तक के बारे में, जो कि हमारी 13वें नंबर की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है स्टॉक एवं संपत्ति रजिस्टर। परिभाषा: जिस पुस्तक में ग्राम संगठन के स्टॉक एवं संपत्ति का विवरण लिखते हैं उसे हम स्टॉक एवं संपत्ति पुस्तक कहते हैं। अब हम जान लेते हैं स्टॉक क्या होता है और संपत्ति क्या होती है। कोई भी वस्तु व्यापार के उद्देश्य से खरीदी जाती है तो उसे स्टॉक कहते हैं। और यदि कोई वस्तु कार्यालय प्रयोग हेतु खरीदी जाती है तो वह वस्तु संपत्ति कहलाती है। तो आपने समझ लिया होगा स्टॉक और संपत्ति के बारे में अंतर। लाभ: इस पुस्तक से जो लाभ मिलता है वो लाभ ये मिलता है कि कुल स्टॉक एवं कुल संपत्ति की जानकारी मिलती है कि ग्राम संगठन के पास कितना स्टॉक रखा है और कितनी उसके पास संपत्ति है, इसकी जानकारी मिलती है। तथा कुल बेचा और खरीदा, यानी कितना स्टॉक उन्होंने खरीद लिया, कितना बेच लिया और शेष स्टॉक कितना बचा है, उस स्टॉक का मूल्य कितना है, ये शेष जानकारी सारी इस पुस्तक से प्राप्त हो जाती है। ये पुस्तक ग्राम संगठन में इस प्रकार की होती है, स्टॉक और संपत्ति पुस्तक। और ये पुस्तक दो कॉलमों से सम्मिलित है। इसमें आधा पार्ट हमारा स्टॉक का रहेगा और आधा पार्ट हमारा संपत्ति का होगा। इसमें सबसे पहले जो आगे का पोर्शन आएगा वो हमारा स्टॉक का आएगा। और स्टॉक वाले पोर्शन में सबसे पहले इस प्रकार के कुछ कॉलम आएंगे जिसमें हमें कर्मानुसार पहले से लिस्ट बनानी पड़ेगी। और उसके बाद इस पन्ने पर ये पुस्तक पूरे 2 पन्नों के अंदर है। पहला पन्ना हमारा जो स्टॉक हम खरीदेंगे उसके बारे में विवरण, और दूसरा पन्ने पर वो उसी स्टॉक में से कितना हमने बेच दिया उसके बारे में लिखेंगे। और जब भी हम इस पुस्तक में काम करेंगे तो जिस क्वालिटी का हमने माल खरीदा है बेचने के उद्देश्य से, एक क्वालिटी एक पन्ने पे होगी, यदि दूसरी क्वालिटी दूसरे रेट रखेंगे तो दूसरे पन्ने पे रखे जाएंगे। उसी प्रकार से सेकंड पार्ट हमारा जो इसमें संपत्ति का आता है वो इस प्रकार से आता है। और इसमें संपत्ति का एक पार्ट एक ही पन्ने पे रहता है और इस प्रकार से हमें लिखना पड़ता है। इसमें कुछ सावधानी रखनी पड़ती है कि हमने क्या वस्तु हमने खरीदी है संपत्ति के तौर पे। एक ही संपत्ति जिसकी डिजाइन और क्वालिटी एक है वो एक पन्ने पे आएगा, भले मूल्य में अंतर हो जाए। और यदि डिजाइन क्वालिटी चेंज है तो दूसरे पन्ने पे आएगा। ठीक है, आगे हम इसका अभ्यास करेंगे। अब चलिए अब शुरू करते हैं स्टॉक और संपत्ति का अभ्यास की तरफ। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे स्टॉक का। स्टॉक का अभ्यास करने में हम उदाहरण में ये मान लेते हैं कि हमने गेहूं खरीदा, यानी कि गेहूं का हमने स्टॉक किया।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गेहूं। और गेहूं की एक जो बोरी आती है, उस बोरी का वजन ये मान लेते 100 किलो की बोरी है। 100 किलो की बोरी के अंदर हमने माल खरीदा है। यहाँ पे हम तारीख लिख लेंगे, मान लो 3/1/2019 को हमने माल खरीदा। जिससे हमने खरीदा उसने एक बिल बना के दिया था, उस पर लिखा हुआ था 213 नंबर। संस्था का नाम था अनिल ट्रेडर्स, अनिल ट्रेडर्स निवाई। खरीदा गया वस्तु की संख्या में हमने जो वस्तु खरीदी थी वो खरीदी 50, यानी कि 50 बोरियां खरीदी गेहूं की। खरीदा गया वस्तु का दाम, एक बोरी का जो दाम था वो था 1500 रुपए। कितना दाम था? 1500 रुपए। अब 1500 रुपए है, हमने टोटल 50 बोरी ली है, तो 50 बोरी का हो गया कुल मूल्य 75,000 रुपए। इसके बाद आगे लिखा हुआ है बेचा हुआ दिनांक। यहाँ पे हमें डैश लगाना है, यानी कि अगर हमने माल खरीदा तो आगे के सभी वस्तुओं पे डैश लग जाएगा, यानी कि 12 नंबर तक। और 13वें नंबर में लिखा हुआ है बची हुई वस्तु। तो कितनी बची वस्तु है? 50 बोरी खरीदी हमने, कोई बेची नहीं है, तो 50 की 50 हमारे पास यहाँ टोटल योग में आ जाएगी। और यहाँ पे ग्राम संगठन के जो कोषाध्यक्ष है वो अपने साइन कर देगा, जो भी पदाधिकारी। ये मान के चलते हैं कि चलो कुछ दिनों के बाद, 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद, 1 महीने बाद गेहूं का रेट और गिर गया। जब और गिरा तो इस ग्राम संगठन ने क्या किया? और गेहूं खरीद लिया। इस बार जो रसीद मिली थी उसका नंबर था 318 नंबर, और जो माल खरीदा गया वो कृषि मंडी से। इस बार उन्होंने खरीदी टोटल 50 बोरियां। ठीक है, 50 बोरी खरीद ली। 50 बोरी जो उन्होंने खरीदी 1300 के भाव में। तो इस प्रकार से 50 बोरी 1300 के भाव में खरीदी, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी हमारी? 65,000। वही 7 से 12 तक आपको क्या लगाना है? डैश, क्योंकि आपने कुछ बेचा ही नहीं। और इस प्रकार से बची हुई वस्तुओं की संख्या हो गई 100। जब भी वस्तु घटेगी तो यहाँ माइनस होता रहेगा, जब भी वस्तु बढ़ेगी तो यहाँ प्लस होती रहेगी। और यहाँ पे आखिरी में वो साइन कर देंगे पदाधिकारी जो भी उस वक्त मौजूद रहेगा। इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि इसी ग्राम संगठन की कोई महिला थी जिसने 2 बोरी गेहूं खरीद लिए। तो 1/3/19 को महिला ने खरीदा है गेहूं, तो यहाँ पे सब जगह डैश लग जाएगा। ठीक है, यहाँ डैश लग जाएगी इन कॉलमों में। और बेचा हुआ दिनांक में 1/3/19 आ जाएगा। ठीक है, बेचा हुआ दिनांक में तारीख आ जाएगी। अब चूंकि वो महिला 2 बोरी ले रही है, अब उस 2 बोरी का जो उसको भाव बताया गया था, जो इन्होंने भाव बताया ग्राम संगठन ने, वो बताया था 1700 का। तो यहाँ पे जो वस्तुओं का दाम लिखा 11 नंबर में, इसमें वस्तु का दाम लिखेंगे 1700 रुपए। और उसने कितने और जो महिला जो वस्तु खरीद रही है उसने कितनी बोरी ली है? 2 बोरी। महिला का नाम है कमला, यानी कि उसका ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब कमला ने 1700 रुपए के हिसाब से कुल मूल्य 3400 रुपए 3400 रुपए ग्राम संगठन को पे किया, यानी कि ग्राम संगठन को दिया है। जब ये 3400 रुपए दिए तो ग्राम संगठन इस 3400 रुपए के एवज में एक रसीद भी काट करके देगा। तो उस रसीद का क्रमांक यहाँ पे आ जाएगा। मान लेते 230 नंबर की रसीद है, 2 बोरी बिक गई, उसके बाद 3400 रुपए में बेच दी, तो शेष कितनी बोरियां हमारे पास बची? 98। और इसके बाद
यहाँ पे ग्राम संगठन के पदाधिकारी अपने साइन कर देंगे। अब इसमें जो स्टॉक के अंदर ध्यान देने वाली बात है, पहली बात तो यह है कि जब भी ग्राम संगठन कोई स्टॉक खरीदेगा तो 1 से लेके 6 नंबर के कॉलम काम में आएंगे और उसी संख्या और उसी वस्तु का टोटल योग हमें 13 नंबर कॉलम में कर देना है। और जब वस्तु बेची जाती है ग्राम संगठन से तब हमें आगे के कॉलम काम में आएंगे, फिर 7 से लेकर 14 तक के सभी कॉलम काम में आएंगे। और इसमें सावधानी ये रखनी है, जैसे कि मान लो ये गेहूं है, अगर ये गेहूं 1 नंबर है, यानी कि जिस क्वालिटी का गेहूं इन्होंने खरीदा है, भले इसका रेट कम होता रहे या ज्यादा होता रहे, लेकिन एक ही क्वालिटी का गेहूं एक ही पन्ने पे लिखना है। अगर इसकी कोई क्वालिटी हल्की या भारी दूसरी क्वालिटी का अगर गेहूं खरीदा जाता है तो उसके लिए दूसरा पन्ना यूज में कर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम आते हैं अब संपत्ति की तरफ। संपत्ति को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें संपत्ति का नाम लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने अलमारी खरीदी है, अलमारी। अब ये अलमारी खरीदी तो अलमारी के साथ हमें उसकी हाइट वगैरह भी लिखनी पड़ेगी, किस हाइट की अलमारी है। उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 5 फीट, 5 फीट। यानी कि अब इस पन्ने पर ग्राम संगठन संपत्ति के यूज के लिए जब भी अलमारी खरीदेगा और यदि वो 5 फीट की अलमारी खरीदता है तो उसका विवरण इसी पन्ने पे आएगा। अगर वो 4.5 फीट, 6 फीट, 7 फीट यानी कि अलग कैटेगरी की लेगा तो उसके लिए अलग पन्ने का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले अलमारी की खरीदी गई दिनांक लिख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 1/1/2019 हम ले लेते हैं। जिससे ये अलमारी खरीदी थी उसने एक बिल दिया था, उस बिल का नंबर था SL 218 नंबर। और खरीदा गया संस्था का नाम राजस्थान स्टील निवाई। ये नाम भी आ गया और पता भी आ गया। अगर आपको नाम पता नहीं मालूम तो आप रसीद में देख लेना, ऊपर की तरफ उसका नाम पता मौजूद होता है। वस्तुओं की संख्या, कितनी अलमारी खरीदी, अगर 1 अलमारी खरीदी है तो 1 लिखना है, 2 अलमारी खरीदी तो 2 लिखनी है। मान लेते हैं इन्होंने 2 अलमारी खरीद के लाए हैं। इसके बाद अगला कॉलम कह रहा है वस्तु का दाम, यानी कि यहाँ पे हमें वस्तु का दाम लिखना है 1 का। जैसे कि 1 अलमारी की कीमत थी 4500 रुपए, तो हमें 4500 यहाँ लिखने हैं। और इसके बाद आगे के कॉलम में कुल मूल्य लिखना है, यानी कुल का मतलब है हमने कितनी अलमारी खरीदी थी, 2। तो 2 अलमारी का मूल्य हमें आगे लिखना है, जो कि हो जाएगा हमारा 9000 रुपए। और इसके आगे पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इसके अलावा भविष्य में कभी भी दोबारा फिर अलमारी लाई जाएगी तो वो इसी पन्ने पे आगे इसकी एंट्री करी जाएगी और इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इस तरह से हमें स्टॉक और संपत्ति का विवरण लिखेंगे। और ध्यान बस इतना ही रखना है कि जिस भी क्वालिटी का वस्तु हम खरीदते हैं, या संपत्ति के तौर पे खरीदें या स्टॉक के तौर पे, एक क्वालिटी एक साथ लिखनी है। और यदि क्वालिटी में कोई भिन्नता है तो उसको अलग लिखना है, क्योंकि अलग क्वालिटी का मूल्य वगैरह हर चीज़ अलग जाएगी, बिकने में भी अलग जाएगी। तो ये हमारी थी स्टॉक एवं संपत्ति पुस्तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम संगठन की अंतिम पुस्तक मासिक प्रतिवेदन के बारे में।